प्रसिद्ध साहित्यकार बाबूराव विष्णु पराडकर, जो एक पत्रकार भी थे और जिन्होंने आज पत्र को स्वाधीनता संग्राम के अभिव्यक्ति का यानी स्वाधीनता संग्राम का माध्यम बनाया, जो हिंदी सेवी भी थे, उन्होंने भाषा के विषय में एक बहुत ही अच्छी बात कही थी दोस्तों। और वो बात थी कि जीवित भाषा बहती नदी है जिसकी धारा नित्य एक ही मार्ग पर प्रवाहित नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि भाषा हमेशा स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, वो किसी सांचे में ढलकर कभी विकसित नहीं होती। अगर कोई भाषा जीवित है यानी हमारे प्रयोग में लाई जा रही है, इसका मतलब है कि वो भाषा स्वयं अपने अलग अलग नए नए रास्ते बनाएगी। और ये बात हम वैदिक संस्कृत से लेकर प्राकृत तक की अपनी भाषा की विकास यात्रा में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, हमारी भाषा यात्रा का ये 7वां सत्र है और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी हिंदी के विकास के बिल्कुल निकट आ चुके हैं। क्योंकि आज हम जो भाषाएं पढ़ने वाले हैं वो हैं अपभ्रंश और अवहट्ट। और ये अपभ्रंश और अवहट्ट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हिंदी के विकास और प्राकृत यानी प्राकृत भाषा और हिंदी भाषा, इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में इनको देखा जाता है। इसलिए ये भाषाएं दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी हमारा आज का सत्र बहुत ही रोचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम सत्र में पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपभ्रंश और अवहट्ट। अपभ्रंश और अवहट्ट की सामान्य विशेषताओं पर नजर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से समझेंगे भी दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन विशेषताओं से ही हम ये जान पाएंगे कि अपभ्रंश और अवहट्ट से हिंदी का विकास आखिर कैसे हुआ। दूसरी बात, हम अपभ्रंश के विविध रूपों यानी उसकी बोलियां जो विकसित हुई, जिनसे अलग अलग हमारी आर्य भाषाएं विकसित हुई, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज के हमारे इस सत्र के आधार ग्रंथ होंगे हिंदी उद्भव विकास और रूप डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सभी बहुत ही मूर्धन्य भाषाविद हैं और इनके मार्गदर्शन में एक प्रकार से हम आज का सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोस्तों आपको याद रखनी है कि अपभ्रंश का समय, हर सत्र में हम इस बात की चर्चा करते हैं कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच अपभ्रंश भाषा के विकास का समय माना गया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूं कि भाषा के विकास का, भाषा की गति का, भाषा के प्रवाह का कोई भी एक ऐसा स्विच नहीं होता जिसको बंद करते ही हम भाषा के विकास को रोक दें और जिसको ऑन करें तो भाषा विकसित होना शुरू करे। क्यों? क्योंकि भाषा, जैसा कि अभी हमने एक कोटेशन से बात की थी, बाबूराव विष्णु पराडकर के कोटेशन से, जिन्होंने कहा था कि भाषा एक बहती नदी की तरह होती है जो हमेशा किसी एक मार्ग में बंद कर नहीं प्रवाहित होती, वही भाषा है अपभ्रंश। और उसी की बात हम करेंगे। तो 500 से 1000 ईस्वी जब हम किसी भाषा का समय मानते हैं तो ये वो समय होता है दोस्तों जबकि ये भाषा अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर थी। ऐसा नहीं है कि 1000 ईस्वी के बाद अपभ्रंश का प्रयोग ही नहीं हुआ, अपभ्रंश में साहित्य लिखा गया 1000 ईस्वी के बाद भी, लेकिन ये जो समय है ये अपभ्रंश का चरमोत्कर्ष काल है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात कर लें जिससे कि हम अपभ्रंश के विकास की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब प्राकृत भाषा में, यानी इससे पहले हमने जिस भाषा को पढ़ा था प्राकृत भाषा, जब प्राकृत भाषा में साहित्य लिखा जा रहा था, यानी जब साहित्य की भाषा प्राकृत थी, तब बोलचाल की भाषा अपभ्रंश थी। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भाषा बोलचाल की होती है अगले चरण में वही साहित्य की भाषा बनती है। क्योंकि साहित्य हमेशा ये प्रयत्न रहता है साहित्यकारों का कि वो ऐसी भाषा में लिखा जाए जो सर्वसाधारण के लिए समझ में आने वाली हो, ताकि साहित्य को पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी हो और साहित्य की सार्थकता भी हो। अब सबसे पहला बिंदु जो हमें देखना है वो है प्राकृतकालीन जनभाषा का, जो मोटे तौर पर
500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य विकसित हुआ वही अपभ्रंश कहलाया। अब प्राकृतकालीन जनभाषा का क्या मतलब है? प्राकृतकालीन जनभाषा का मतलब है कि प्राकृत में जिस समय साहित्य लिखा जा रहा था उस समय जो जनभाषा थी, जो बाद में 500 ईस्वी के बाद साहित्य में प्रयुक्त होने लगी, यानी साहित्यिक भाषा बन गई, उसी भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा कौन सी है? जो जिस समय प्राकृत के दौरान जो जनभाषा थी और 500 ईस्वी के बाद यानी 6ठी शताब्दी से 1000 ईस्वी के लगभग यानी 10वीं शताब्दी तक जो भाषा साहित्य में उभर कर सामने आती है वही अपभ्रंश है। अपभ्रंश का विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग नामों से अपभ्रंश को संबोधित किया गया है, जैसे अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी और आभीरोक्ति। ये वो नाम हैं जो अलग अलग ग्रंथों में अपभ्रंश भाषा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन अगर हम इस अपभ्रंश शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपभ्रंश शब्द का अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस भाषा को गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ क्यों कहा गया? क्योंकि जब प्राकृत साहित्यिक भाषा थी तब उससे निम्न स्तर की जो भाषा जन में बोली जा रही थी, जनसाधारण में बोली जा रही थी, वो उससे कम सम्मान की भाषा थी, इसलिए उसके लिए गिरा हुआ और बिगड़ा हुआ यानी इस भाषा के लिए, अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं। अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें, वो तो हमने साधारण अर्थ की बात की, अब अगर व्युत्पत्ति की बात करें तो अप उपसर्ग है, भ्रंश मूल धातु है और घय प्रत्यय है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, घय प्रत्यय में से अशेष रहता है, यहां लिखा भी हुआ है। तो अपभ्रंश शब्द इस प्रकार बना। अप का मतलब होता है नीचे की ओर जाना यानी पतन। ये उपसर्ग इस बात का द्योतक है कि कोई भी चीज ह्रास की ओर जा रही है, किसी को सम्मान कम किया जा रहा है। जैसे एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, अपमान, यानी जिसके मान पर चोट हो, जिसका मान ह्रास की ओर हो, वो अपमान। तो उसी तरह से जो भाषा पतनगामी भाषा के तौर पर मानी गई, बिगड़ी हुई भाषा के रूप में मानी गई, वही अपभ्रंश कहलाई। वामन शिवराम आप्टे एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत कोश लिखा है। उन्होंने अपभ्रंश शब्द का अर्थ बताया है नीचे गिरना या पतन, और ये बात यहां से व्युत्पत्ति से भी ये अर्थ स्पष्ट हो जाता है। भाषा के अर्थ में यहां इसका अर्थ है भ्रष्ट भाषा। भ्रष्ट भाषा का मतलब क्या है? यानी ऐसी भाषा जो व्याकरण के नियमों में बंधी हुई नहीं है, यानी व्याकरण के नियमों के विपरीत है जो भाषा, वही भ्रष्ट भाषा है। प्राकृत भाषा का निम्नतम रूप तथा संस्कृत से भिन्न कोई भी भाषा, इसका अर्थ बताया गया है। अगर हम भाषा के अर्थ की बात करें तो अपभ्रंश का अर्थ हुआ एक ऐसी भ्रष्ट भाषा जो व्याकरण के नियमों के विपरीत चलती है, जो संस्कृत और प्राकृत जैसी सम्माननीय साहित्यिक भाषाओं की तुलना में निम्न स्तर की मानी गई, बिगड़ी हुई मानी गई, वही अपभ्रंश है। चलिए आगे चलते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहां मिलता है? व्याडी नामक एक संग्रहकार ने और महाभाष्यकार पतंजलि, यानी पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग यहां भाषा के अर्थ में नहीं किया गया। देखिए एक पंक्ति पतंजलि लिखते हैं, एकस्यैव शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा। इसका अर्थ क्या है? एक ही शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश होते हैं। यानी अपभ्रंश शब्द यहां आया जरूर है लेकिन भाषा के अर्थ में नहीं आया। यहां इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के तद्भव रूपों के अर्थ में आया है, यानी एक जो तत्सम शब्द होता है उसके बहुत सारे बिगड़े हुए रूप होते हैं, यानी तद्भव रूप होते हैं। यहां पतंजलि ये कहना चाहते हैं। तो सबसे प्राचीनतम प्रयोग व्याडी ने किया जरूर, पतंजलि ने किया जरूर, लेकिन भाषा के अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल यहां नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। अब भाषा के अर्थ में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? वो प्राचीनतम प्रयोग किया चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षणम में, और ये ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। और इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से अपभ्रंश शब्द भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग
चंड नामक विद्वान ने प्राकृत लक्षणम नामक अपने ग्रंथ में किया, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। भामह भी संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार रहे हैं और 6ठी शताब्दी इनका समय भी है। इन्होंने भी अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, हमने अपभ्रंश का समय माना है 500 से 1000 ईस्वी और 6ठी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, यानी इस 500 से, यानी 500 कहने का मतलब बच्चों ये है कि 500 जब खत्म हो गया तो उसके बाद आएगा 501 और जैसे ही 501 आएगा शताब्दी कौन सी शुरू हो जाएगी? 6ठी। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में वो अपभ्रंश जो प्राकृत में यानी 500 ईस्वी से पहले आम बोलचाल की भाषा थी, अब साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। यही कारण है कि भामह क्या लिखते हैं? भामह लिखते हैं कि संस्कृत और प्राकृत के समान अपभ्रंश भी एक काव्योपयोगी भाषा है, यानी काव्य सृजन के लिए, साहित्य सृजन के लिए एक उपयुक्त भाषा है। आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी में यह स्वीकृत काव्य भाषा बन चुकी थी, ये बात स्पष्ट हो चुकी, और कोई भी भाषा जन्म लेते ही काव्य भाषा नहीं बनती। इस बात को भाषा विज्ञान नामक अपनी पुस्तक में भोलानाथ तिवारी ने स्पष्ट रूप से चर्चित किया है और हम भी भाषा के विकास क्रम को इतने समय से इतने सत्रों में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो भाषा पहले आम जन की भाषा होती है वही कालांतर में विकसित होकर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो भाषा कभी भी उत्पन्न होने के साथ ही साहित्य में प्रयुक्त नहीं होती, बल्कि उसे साहित्य में प्रयुक्त होने के लिए कई सौ वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपभ्रंश से पहले यानी 500 ईस्वी से पहले प्राकृत के समय में अपभ्रंश जनभाषा थी, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते वो साहित्यिक भाषा के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गई। आगे चलते हैं। अतः अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी ही मानना चाहिए, यही सर्वमान्य मत है। इसको आप अच्छी तरह से अपने ध्यान में रख लेंगे। अगला बिंदु है, अपभ्रंश में प्राकृत की समस्त ध्वनियां सुरक्षित रही, यानी अब हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की उन विशेषताओं की जिन्होंने हिंदी के जन्म की पृष्ठभूमि प्रत्यक्ष रूप से तैयार की। इस बात पर एक एक विशेषता को आपको अच्छी तरह से बच्चों समझना है। सबसे पहली विशेषता है अपभ्रंश की कि जो प्राकृत की ध्वनियां थी, यानी स्वर और व्यंजन जो भी थे, वो लगभग यहां पर वैसे के वैसे ही सुरक्षित रहे। स्वरों की बात करें तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, जिसका उच्चारण री के रूप में किया जाता था, ये तो स्वर थे। आपको ध्यान रखना है कि दो स्वर यहां नहीं है, आई, एक तो स्वर आई नहीं है और एक औ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको वैदिक संस्कृत के दौरान संयुक्त स्वर के रूप में स्वीकार किया गया था। और अगर हम व्यंजनों की बात करें तो क, च, ट, त, प वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग यानी इनके पांचों वर्ण य, र, ल, व, स और ह व्यंजन के रूप में स्वीकार किए गए। यानी एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, ये श और ये श यहां पर नहीं स्वीकार किए गए, यानी अपभ्रंश में इनका प्रयोग नहीं किया गया। श का प्रयोग केवल मागधी अपभ्रंश में मिलता है। यानी आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अपभ्रंश के क्योंकि अनेक रूप हुए, अनेक रूप विकसित हुए, अनेक बोलियां विकसित हुई, तो उनमें से केवल मागधी अपभ्रंश ही एक ऐसी बोली थी जिसमें श का प्रयोग किया गया। शेष रूपों में श का प्रयोग नहीं मिलता। अगला बिंदु देखते हैं। ल का प्रयोग महाराष्ट्री, मागधी और शौरसेनी अपभ्रंशों में भी किया गया। यानी ल का प्रयोग कहां कहां हुआ? महाराष्ट्री में, मागधी में और शौरसेनी अपभ्रंश में ल का प्रयोग हुआ। शेष अपभ्रंशों में ल का प्रयोग भी नहीं हुआ। कहीं कहीं लह का प्रयोग भी हमें मिलता है। स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयुक्त होने लगा, लेकिन री एक ऐसा स्वर था जिसका अनुनासिक रूप नहीं प्रयुक्त किया गया। संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात का विकास हुआ। संगीतात्मक स्वराघात जो वैदिक संस्कृत में था और बलात्मक स्वराघात जो बाद में विकसित हुआ। यानी हम जब किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं बच्चों, तो कौन से शब्द पर हमें बल अधिक देना है, कौन से पर हम कम देना है, ये बात
हम जब ध्यान में रखते हैं तब उसे हम कहते हैं बलात्मक स्वराघात। मैंने आपको उदाहरण भी एक बार दिया था, जैसे हम बोलते हैं मोहन। मोहन एक बच्चे का नाम है, आप बोलकर देखेंगे मो पर हम जितना बल दे रहे हैं उतना ह और न पर नहीं दे रहे, तो बल देने की हमारे उच्चारण की जो प्रक्रिया है वही बलात्मक स्वराघात है। एक बार अपनी स्मृति में इस बात को ताजा कर लें। आगे चलते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा के रूप में विकसित हुई। अब ये उकार क्या है, यानी जिन शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश में किया गया उन शब्दों के पीछे उ मात्रा लगाई गई। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे कारण शब्द होता है, लेकिन अपभ्रंश में अगर इसको बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, क्योंकि उकार बहुला है तो इसके पीछे उ लग गया, जैसा कि यहां बताया गया है, कारण ऐसे बोला जाएगा। प्यास शब्द है लेकिन अपभ्रंश में क्या हो गया, प्यासु। जग शब्द है, अपभ्रंश में क्या हो गया, जगु। यानी उकार बहुलता अपभ्रंश भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनकर सामने आई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और ये वो विशेषता है जिसने हमारी आर्य भाषाओं को भी प्रभावित किया। ब्रज और अवधि में भी कहीं कहीं ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। य का ज हो गया, यानी य के स्थान पर ज का प्रयोग हो गया, म के स्थान पर व का प्रयोग हो गया, व के स्थान पर ब का प्रयोग हो गया, ष्ण के स्थान पर न का प्रयोग हो गया, और क्ष के स्थान पर कहीं ख का प्रयोग हुआ तो कहीं छ का प्रयोग हुआ। अब कुछ एक उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे पहले क्लियर ऑल कर दिया जाए। हाँ, देखिए इसको पहले समझेंगे। जैसे संस्कृत में एक शब्द था कार्य, विकसित होकर के बन गया कारज। यानी ये जो क्योंकि संयुक्त वर्णों को पाली और प्राकृत में भी स्वीकार नहीं किया गया है, हम पढ़ चुके हैं, तो संयुक्त वर्णों का सरलीकरण हो गया। भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ जाती है, तो र पूरा हो गया और य के स्थान पर ज का प्रयोग हो गया, यानी शब्द क्या बन गया, कारज। और कालांतर में ये कारज भी विकसित होकर क्या बन गया, काज। हम आज भी आम भाषा में बोलते हैं काम काज। तो ये जो काम काज है ये किस परिवर्तन का परिणाम है, जिसे हम आज अपनी भाषा में न जाने कितनी बार दिन में बोल देते होंगे। य के ज में परिवर्तित होने का काम है, यानी अपभ्रंश की ये विशेषता कहीं कहीं खड़ी बोली हिंदी यानी हिंदी के तद्भव शब्दों में भी देखने को मिलती है। अब दूसरा बिंदु है म का व होना। म का व होने का मतलब है कि जहां पर म इस्तेमाल हो रहा है वहां पर उसके स्थान पर व का इस्तेमाल हुआ। जैसे एक शब्द उदाहरण के लिए मैं लेती हूं कमल, म है। बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों में आपको ये मिलेगा कंवल। स्वयं जायसी ने भी लिखा है, नयन जो देखा कंवल भा निर्मल नीर शरीर, यानी पद्मावती जब भी अपने आंखों से देखती थी तो हर जगह पर कमल विकसित हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कमल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि किसका किया, वल, कंवल। तो अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है, तो यानी ये जो प्रवृत्ति है अपभ्रंश की ये अवधि में भी दिखाई देती है, यानी म के स्थान पर व का प्रयोग होने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। अब तीसरा बिंदु है व का ब होना। अब एक शब्द है संस्कृत का वात। वात का मतलब होता है हवा, पवन, और इसको बोला गया बात। ये बात बातचीत वाली बात नहीं है, बल्कि वायु के लिए, क्योंकि व का ब हो गया इसलिए यहां पर शब्द क्या बन गया, बात बन गया, लेकिन अर्थ उसका हवा ही है। अब है ष्ण का न होना। तो ष्ण का न होना जो है इसको हम समझेंगे। कृष्ण भगवान को आप सभी लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं हम, इसमें ये ष्ण आ रहा है, लेकिन हम कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, कान्हा जी भी कहते हैं। तो कृष्ण से सबसे पहले क्या बना, कान्ह, यानी ष्ण के स्थान पर न का प्रयोग हो गया। और क्योंकि भाषा मुख सुख के रूप में भी विकसित होती है, मुख सुख यानी बोलने में जो आसान हो, उस आसानी के आधार पर भाषा का विकास होता है, शब्दों का विकास होता है, तो इसलिए ये कान्ह से क्या बन गया, कान्हा। और हमने कृष्ण भगवान को सम्मान देने के लिए हम क्या बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं कान्हा जी, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये इस बात का उदाहरण है कि अपभ्रंश में ष्ण के स्थान पर न का प्रयोग हुआ। अब अगला बिंदु आता है क्ष का ख। अब क्ष का ख को हम इस प्रकार समझेंगे दोस्तों कि एक शब्द है पक्ष।
पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप सभी जानते हैं 15 दिन का एक पक्ष हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में माना गया है। तो क्ष की जगह वो क्या हो गया, पख। पख से बन गया पाख, पाख बन गया। और पाक से हम आजकल खड़ी बोली में इस्तेमाल करते हैं पखवाड़ा। जब हमारा हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को, तो हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। तो वो जो पखवाड़ा शब्द है वो कहां से निकला है, वो यहीं से निकला है। यानी ये प्रवृत्ति जो है वो हमारी हिंदी भाषा में भी देखने को मिलती है। मैं आपको ये बात इतने विस्तार से इसलिए बता रही हूं दोस्तों, तो कि आप समझ सकें कि अपभ्रंश किस प्रकार हिंदी के जन्म की, हिंदी के विकास की पृष्ठभूमि की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। अब अगला बिंदु है कि क्ष का कुछ स्थानों पर तो ख होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर छ भी होता है। अब उसको कैसे, इसको भी इस उदाहरण से समझेंगे। देखिए जरा, देखिए एक शब्द होता है अक्षत। हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं जो चावल, उनको अक्षत कहते हैं, रोली अक्षत। अक्षत के स्थान पर जो क्ष है उसके स्थान पर हो गया अच्छत। हम अनेक धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ देखेंगे, अच्छत जहां परिष्कृत भाषा का प्रयोग नहीं होता वहां अच्छत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार अपभ्रंश भाषा में य का ज, म का व का व, श्ण का न, क्ष का ख अथवा छ होने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। अगली बात पर आते हैं। अगला बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हिंदी भाषा में भी ये विशेषता बहुत गहराई से मिलती है। इसको भी हम अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, अपभ्रंश में वियोगात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ी। अब यह वियोगात्मकता क्या है? आपको पता है योग का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन जब उसके आगे वी उपसर्ग लग गया यानी वियोग शब्द बन गया, यानी कि अलग अलग हो गया। आपने श्रृंगार रस की रचनाएं साहित्य पढ़ा होगा, उसमें श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग यानी मिलन और वियोग यानी बिछुड़ना। तो भाषा में वियोगात्मकता का अर्थ क्या है? देखिए, इस बात को हम संस्कृत के एक उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे एक वाक्य में लिखती हूं, रामः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब इसका अर्थ क्या है कि राम पठनाय यानी पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है? संस्कृत भाषा में ये संस्कृत क्योंकि संयोगात्मक भाषा है और हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। तो कैसे वियोगात्मक भाषा है उस बात को हम इस वाक्य से अच्छी तरह समझेंगे जब हम इसका हिंदी रूपांतर करेंगे, क्योंकि हिंदी भी हमारी वियोगात्मक भाषा है। तो हम पठनाय की जगह जहां पर विभक्ति जोड़ करके के लिए जो अर्थ है उसको भी यहां शामिल कर लिया गया है, यानी कारक जो बाद में विकसित हुए, संस्कृत में विभक्तियां थी, उनको इस शब्द में ही जोड़ा गया है। यानी शब्द, धातु और कारकों का यानी विभक्तियों का जो संयोग है वो भाषा को संयोगात्मक बनाता है। और उसका अलगाव जब हम भाषा में लिखते समय मूल शब्द को अलग लिखें और उससे संबंधित कारक को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो भाषा वियोगात्मक हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो यानी हम इसी वाक्य को जो संस्कृत में हमने लिखा, अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राम, देखिए, राम पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। अब देखिए, यहां पर तो एक ही शब्द था पठनाय, लेकिन यहां इस पठनाय को तोड़ करके क्या कर दिया? पढ़ने के लिए, यानी संयोगात्मकता के स्थान पर कारकों के प्रयोग से वियोगात्मकता शामिल हो गई भाषा में। अब विद्यालयम जो शब्द है उसमें को निहित था, लेकिन यहां पर क्या हो गया? विद्यालय को। तो इस प्रकार जब हम कारकों का, परसर्गों का अलग प्रयोग करने लगते हैं तो भाषा में जितना अधिक कारकों का प्रयोग होगा, जितना अधिक परसर्गों का प्रयोग होगा, परसर्ग और कारक एक ही बात है, उतनी ही भाषा वियोगात्मक
होती जाएगी। भाषा की वियोगात्मकता का अर्थ ये है। उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी अपभ्रंश में वियोगात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी अपभ्रंश भाषा एक वियोगात्मक भाषा है। आगे चलते हैं। विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग, यानी जो बात हमने पिछले बिंदु में डिस्कस की, उसे समझा, वही बात यहां पर और संक्षेप में कह दी गई है कि संस्कृत में जो विभक्तियां इस्तेमाल होती थी उनके स्थान पर परसर्गों, यानी परसर्गों का मतलब है कारकों का प्रयोग किया जाने लगा। करण कारक के लिए अब कौन से कारक के लिए क्या क्या इस्तेमाल किए गए शब्द अपभ्रंश में, उन पर एक नजर डालते हैं। करण कारक के लिए है बच्चों, ये लिए सहु और तण, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, से और के द्वारा हिंदी में करण कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। लेकिन अपभ्रंश में इनके अर्थ में सहु और तण शब्दों का इस्तेमाल होता था। यानी करण से किससे विकसित हुआ? सहु से विकसित हुआ। ठीक है। अब संबंध कारक के लिए केर इस्तेमाल होता था। इस केर से ही का के की जो संबंध कारक है वो हिंदी में विकसित हुए। संप्रदान कारक के लिए के ही हुआ, यानी किसके लिए जो शब्द है, जैसे हमने पठनाय यानी पढ़ने के लिए अभी हमने पिछले वाक्य में इस्तेमाल किया, तो संप्रदान कारक के लिए के ही शब्द इस्तेमाल किया गया। अपादान कारक के लिए होन्तौ, होंत यानी होता हुआ, इसका अर्थ है होन्तौ और होंत का अर्थ क्या है? होता हुआ। इन शब्दों का प्रयोग किया गया। अधिकरण कारक के लिए, अधिकरण कारक के कौन से शब्द हिंदी में होते हैं? मैं और पर। उसके लिए हुआ मह और मज्झे परसर्गों का प्रयोग अपभ्रंश में किया, जिनसे मह से हमारा मैं यानी पानी में कूद गया, जो मैं कारक है वो यहां इस प्रकार हिंदी में विकसित हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी भाषा की वियोगात्मकता इससे और अधिक पुष्ट हो गई और स्पष्ट हो गया कि अपभ्रंश भाषा संस्कृत की अपेक्षा बहुत अधिक वियोगात्मकता की प्रवृत्ति ग्रहण कर रही थी, यानी वियोगात्मक स्वरूप ग्रहण कर रही थी। आगे चलते हैं। अपभ्रंश में हो, मई, अम्हे, तू, तुझ, तुम्हें, ओई, जो, सो, को, अपाण, मोर, अम्हार और तोर, ये सब अपभ्रंश के सर्वनाम हैं। और इन सर्वनामों से ही कालांतर में अवहट्ट से होते हुए बदलकर हमारे हिंदी के सारे सर्वनाम विकसित हुए हैं। यानी अपभ्रंश हिंदी के विकास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। तो हों से, हों और मई, इनसे मैं विकसित हुआ। अम्मे से हम विकसित हुआ। तू, तुझ, तुम्हें, आपको समझ में आ रहा होगा, तू, तुझ और तुम शब्द यहां पर सर्वनाम इस्तेमाल हुए। ओई से वह, जो, सो तो ऐसे के ऐसे ही हमने ले लिए। को भी ऐसा का ऐसा हमने हिंदी में ले लिया। को का मतलब कौन, अपाण यानी अपना, मोर मतलब मेरा, अम्हार मतलब हमारा, तोर मतलब तुम्हारा। तो इस तरह से अपभ्रंश के इन सर्वनामों से ही हिंदी के सारे सर्वनाम विकसित हुए। इस दृष्टि से अपभ्रंश का महत्व हिंदी के विकास में और अधिक बढ़ जाता है। अब अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि अपभ्रंश में 3 कारकीय रूप शेष रहे, जबकि आज हम 8 कारकों की बात करते हैं, लेकिन यहां केवल और केवल 3 कारकों में बात की गई। कर्ता और कर्म को एक कर दिया गया, करण अधिकरण जोड़ दिए गए, संप्रदान अपादान संबंध एक हो गए, और इस प्रकार से ये 3 कारकों का यहां पर प्रयोग किया गया। इसके अलावा अगली विशेषता है, ये इस क्रम में नहीं है बच्चों, आप ध्यान रख लेंगे, ये एक अगला बिंदु है। स्थानीय शब्द के साथ साथ यहां तत्सम और तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग भी किया जाने लगा। अब विदेशी शब्द से कौन से शब्दों का मतलब है? यानी अपभ्रंश का विकास का समय क्या माना गया है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। यानी अरबी, फारसी जो भाषाएं थी उनसे संपर्क हुआ अपभ्रंश भाषा का, और यही कारण है कि अरबी, फारसी, तुर्की जो शब्द हैं वो जाने अनजाने में अपभ्रंश भाषा में शामिल हो गए। यानी अपभ्रंश भाषा में न केवल संस्कृत के यानी तत्सम शब्द इस्तेमाल किए गए, बल्कि तद्भव यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप, जैसे अक्षी से आंख इस्तेमाल हुआ, और विदेशी शब्दों को भी यहां प्रयोग में लाया गया। अगला बिंदु देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों की प्रधानता रही। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि
उकार बहुला भाषा है अपभ्रंश। लेकिन यहां जितने भी पुल्लिंग शब्द थे उनके अंत में अ आता था। जैसे उकारांत का मतलब क्या होता है, शब्दों के अंत में जब उ आए तो उकारांत, बड़ा उ आए तो उकारांत, अ आता है तो अकारांत, और आ आता है तो आकारांत, ई आता है तो इकारांत। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी जितने भी पुल्लिंग शब्द थे अपभ्रंश में, उनमें से ज्यादातर शब्दों के अंत में अ आता था, यानी वे अकारांत शब्द थे, अकार से उनका अंत होता था। द्वित्व व्यंजनों के स्थान पर एक व्यंजन की प्रवृत्ति, ये हम पाली से ही देखते चले आ रहे हैं। पाली में भी ये प्रवृत्ति थी, प्राकृत में भी ये प्रवृत्ति थी, और वही उदाहरण मैं यहां फिर आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। तो कर्म संस्कृत का शब्द है लेकिन कम हो गया, जैसे धर्म का धम्म पाली में ही हो गया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जैसा पाली में कहा गया। तो कम कर्म से द्वित्व हो गया, कम हो गया। कम से, क्योंकि उकार बहुला भाषा है अपभ्रंश, तो काम हो गया, और इस काम से ही हमारा हिंदी का शब्द काम विकसित हुआ। अब दूसरा शब्द देखते हैं, तस्य। तस्य एक शब्द था संस्कृत का, अपभ्रंश में आकर तस हुआ और फिर अपभ्रंश में आकर के तासु हो गया। यानी क्यों? क्योंकि अपभ्रंश एक उकार बहुला भाषा है। ये पाली प्राकृत में आया परिवर्तन, और ये परिवर्तन अपभ्रंश में आया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ह का प्रयोग, ये हमने वैदिक संस्कृत में भी इस विशेषता को पढ़ा था। वहां भी महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ह के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हमने एक उदाहरण पढ़ा था दोस्तों, आपको याद दिला दूं, इध शब्द। अब ये क्योंकि महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनियां क्या होती हैं? जिनके उच्चारण में अधिक वायु, अधिक श्वास का प्रयोग होता है, वो महाप्राण ध्वनियां होती हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ऊष्म और संयुक्त न म ल उत्क्षिप्त वर्ण जो ड़ और ढ़ होते हैं, उनमें से केवल ढ़ ये महाप्राण माने गए हैं, और इन सब के स्थान पर यहाँ अपभ्रंश में ह के प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। तो इस बात को मैं यहाँ से इसी उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ कि इद की जगह हमने वैदिक संस्कृत में पढ़ा था इह हो गया। अब यहां उदाहरण देखिए, कथा शब्द है, त थ, यानी था जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है त वर्ग में, यानी ये महाप्राण ध्वनि है। अब महाप्राण ध्वनि की जगह कथा का क्या हो गया? कहा हो गया। और दोस्तों आपको ये एक बहुत ही रोचक शब्द मिल गया है, इससे आप समझेंगे यही कहा अवधि में हो गया कहनी, और यही कहनी हिंदी में हो गया कहानी। तो आप समझ जाइए कि जिन कहानियों को हम पढ़ते हैं उस कहानी शब्द का विकास कहाँ छिपा हुआ है। यानी कथा शब्द से, संस्कृत के कथा शब्द से विकसित होते होते कहा हुआ, फिर कहनी हुआ, और फिर हिंदी में आकर के कहानी बन गया। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं, दीर्घ संस्कृत का शब्द है, घ के स्थान पर क ख ग घ, घ चौथे नंबर पर आ रहा है, यानी महाप्राण ध्वनि है, तो इसके स्थान पर दी ह हो गया, क्योंकि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ह के प्रयोग की प्रवृत्ति अपभ्रंश भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अब अगर हम लिंगों की और वचनों की बात करें तो अपभ्रंश में केवल दो लिंग स्वीकार किए गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में एक नपुंसक लिंग भी था, उसकी यहां पर कहीं चर्चा नहीं की गई। इसी प्रकार से दो वचन यहां माने गए, द्विवचन जो संस्कृत में भी था उसे यहां स्वीकार नहीं किया गया। वचन भी दो और लिंग भी दो, आपको ध्यान में रखना है। एक वचन और बहुवचन ही यहां पर शेष रहे। संस्कृत की तुलना में कालों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो गई। संस्कृत में बहुत सारे काल थे, लेकिन यहां कालों की संख्या कम हो गई क्योंकि कृदंतीय रूपों और सहायक क्रियाओं का प्रयोग बढ़ गया। कृदंतीय रूप कौन से होते हैं? कृदंतीय रूप होते हैं जब हम क्रियाओं में, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा करके किसी नए शब्द को बनाते हैं तो वो कृदंत रूप होता है। हिंदी में एक उदाहरण सरल सा आपको बताती हूं, जैसे एक मूल शब्द है पढ़, लेकिन जब हम कहते हैं पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, यानी ता ती ते, ये क्या है? ये प्रत्यय हैं। जब हमने इस पढ़ क्रिया में ये ता ती ते प्रत्यय लगा दिए तो ये कौन सा रूप हो गया? कृदंतीय रूप हो गया। तो यही कारण है कि कृदंतीय रूप और सहायक क्रियाओं का प्रयोग यहां बढ़ गया, इसलिए कालों की संख्या यहां कम हो गई।
दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो गए। जैसे राज्य दीर्घ स्वर था, यानी इसका जो रा है उसमें आ दीर्घ स्वर था, लेकिन बदल करके रज हो गया, यानी र ह्रस्व हो गया, आ के स्थान पर अस्वर हो गया। इसी तरह से विरूप में वे र अ, रू बड़ा था, बड़ा ऊ था, लेकिन यहां पर अ हो गया उसकी जगह, वे र अ। इस प्रकार यहां पर दीर्घ स्वर अपभ्रंश में ह्रस्व स्वरों के रूप में परिवर्तित हो गए। अगला बिंदु देखते हैं। अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूप विकसित हुए। मैंने शुरुआत में ही दोस्तों चर्चा की थी कि अलग अलग क्षेत्रों में अपभ्रंश के अलग अलग रूप विकसित हुए, तो उन्हीं को हम अपभ्रंश की बोलियां कह लें, अपभ्रंश के भेद कह लें, अपभ्रंश के रूप कह लें, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूप अर्थात बोलियां विकसित हुई। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इनकी संख्या भिन्न भिन्न बताई है। प्राकृत में भी हमने ये बात पढ़ी थी, किसी ने 27 प्राकृत बताई, किसी ने 12 प्राकृत बताई, किसी ने 7 प्राकृत बताई, तो अलग अलग। लेकिन इनमें से उस मतभेद में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सर्वमान्य मत के आधार पर अपभ्रंश के जो प्रमुख रूप हैं वो कौन कौन से हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, जो शौरसेनी प्राकृत से विकसित हुई थी, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में इन प्राकृतों और अपभ्रंशों का बहुत गहरा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश विकसित हुई। कैकय प्राकृत से कैकय अपभ्रंश, टक प्राकृत से टक अपभ्रंश, ब्राचर से ब्राचर अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। एक बात यहां पर और मैं आपको बता दूं कि कुछ विद्वान कैकय और टक को अलग अलग अपभ्रंश न मान करके उसके स्थान पर पैशाची अपभ्रंश का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। जहां आप जिस पुस्तक में किसी में भी ये पढ़ें कि पैशाची अपभ्रंश, तो पैशाची अपभ्रंश का मतलब है कैकय और टक अपभ्रंशों का मिला जुला रूप। तो कुछ विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं और कुछ विद्वान इनको एक कर देते हैं और पैशाची के रूप में इनका नामकरण करते हैं। तो हमें दोनों ही बातों की जानकारी होनी चाहिए। हमें कैकय और टक को अलग अलग भी पढ़ना है और एक साथ भी हम पढ़ेंगे। तो हम इसलिए इस बात को आप अपने जहन में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। अगला बिंदु है, कालांतर में इन्हीं अपभ्रंशों से, ये जितनी भी अपभ्रंशें हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 अपभ्रंशें हैं, इनसे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। आगे चलते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा कई अन्य विद्वान अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो अपभ्रंश की चर्चा इतने समय की और आपने बताया कि 500 से 1000 ईस्वी के बीच का जो समय है वो अपभ्रंश का समय है, फिर ये अवहट्ट भाषा कहां से आ गई। तो देखिए, ये भी विद्वानों के अलग अलग मतभेदों का परिणाम है कि कुछ विद्वान, जिनमें से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी प्रमुख हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि अपभ्रंश का जो 9वीं और 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के बीच का जो विकास है, जो रूप है, वो अवहट्ट कहा जाना चाहिए और उसी रूप को उत्तर अपभ्रंश भी कहते हैं, अवहट्ट भी कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी हम अब कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? अपभ्रंश हमारी भाषा पर बात पूरी हो गई है, अब हम अवहट्ट भाषा पर आ गए हैं। अगला बिंदु देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी उक्त अवधारणा को निराधार मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी और बहुत सारे विद्वान तो मानते हैं अवहट्ट को, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश ही मानते हैं। वो कहते हैं उत्तर अपभ्रंश उसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो अपभ्रंश का ही एक रूप है। अवहट्ट नाम को वो स्वीकार नहीं करते उत्तर का। लेकिन मोटे तौर पर हमें अपनी जानकारी यहां मजबूत रखनी है कि उत्तरकालीन अपभ्रंश यानी बाद के समय के अपभ्रंश भाषा जो विकसित हुई, जो विकास हुआ अपभ्रंश भाषा का, उसको अवहट्ट कहा गया है। अब स्वयं विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी रचना कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहकर ही संबोधित किया है। यानी साहित्यकार जब उत्तर अपभ्रंश में रचना कर रहे थे तो वे भी उत्तर अपभ्रंश भाषा को क्या कहकर पुकार रहे थे? अवहट्ट कहकर पुकार रहे थे। और यही कारण है
कि हम यहाँ अवहट भाषा का अलग रूप से, पृथक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रश्न अवहट के नाम से आएगा तो आपके पास जवाब तैयार होना चाहिए। आगे चलते हैं। अवहट में वर्ण रत्नाकर एक रचना है जो किसकी लिखी हुई है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। प्राकृत पेंगलम एक रचना है जो हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, उसके कुछ अंश। पुरातन प्रबंध संग्रह मुनि जिन विजय ने लिखी है। चर्यापद शबरपा ने लिखा है। नैमिना चौपाई विनय चंद्र सूरी ने लिखी है। इन सब ग्रंथों की भाषा अवहट है और इनकी भाषाओं के आधार पर ही विद्वानों ने अवहट भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट किया है, उनको निर्धारित किया है। ये अवहट के अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगे चलें। इन ग्रंथों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश के उत्तर काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय काल से पूर्व अर्थात संधि काल की भाषा ही अवहट है। यानी अपभ्रंश का जो बाद का रूप है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, मैंने आपको बताया था कि हिंदी के जन्म का समय 1000 ईस्वी माना गया है। यानी 1000 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित होती हैं और उत्तर अपभ्रंश का काल चल रहा है 9वीं 10वीं शताब्दी। तो इनके बीच में एक भाषा जन्म लेती है, अपभ्रंश से ही विकसित होती है और उसे विद्वानों ने अवहट कहकर पुकारा है। यानी ये दो भाषाओं के बीच की भाषा है, इसलिए अवहट को संधि काल की भाषा भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संधि काल की भाषा है, तो आप अवहट ऑप्शन ही चुनेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। अवहट का समय 900 से 1100 ईस्वी के मध्य माना गया है। यद्यपि इसका साहित्य में प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। ये बात एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि भाषा के विकास को रोकने का कोई बटन नहीं होता। वो अपनी गति से विकसित होती है, अपने मन से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। अब ध्वनि व्यवस्था की अगर हम बात करें, यानी स्वर और व्यंजनों की बात करें, तो अवहट अपभ्रंश की तुलना में कोई खास परिवर्तित रूप हमको दिखाई नहीं देता। यानी वही स्वर हैं जो अपभ्रंश में थे। संस्कृत की ऐ और औ ध्वनियां जो पाली प्राकृत में लुप्त हो गई थी, अब फिर से प्रयुक्त होने लगी। मूल स्वर और व्यंजन वही रहे जो अपभ्रंश में थे, लेकिन अपभ्रंश में ऐ और औ ध्वनियां नहीं थी। वो ऐ और औ ध्वनियां यहां फिर से प्रयुक्त होने लगी। ड़ और ढ ध्वनियां नई विकसित हुई और ये ड़ और ढ ध्वनियां हम हिंदी में, अपनी देवनागरी में जो मानक भाषा है, मानक वर्णमाला है, उसमें इनको उत्क्षिप्त वर्णों के रूप में देखते हैं। यानी इसको हमने अवहट से ग्रहण किया है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। स्वर गुच्छ में संकोच की प्रवृत्ति, यानी दो स्वर पास पास आ रहे हैं तो उनको मिला दिया। देखिए, भाषा की वियोगात्मकता तो बढ़ रही है क्योंकि कारकों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन स्वरों का संकोच हो रहा है। यानी एक स्वर के दूसरे स्वर में मिलने की प्रवृत्ति अवहट में खास तौर पर दिखाई देती है। जैसे अपभ्रंश का एक शब्द था भंडारीय, अवहट में आकर के ये ई और ये अ मिलकर के बड़ी ई में परिवर्तित हो गए। यानी इन दो स्वरों की जगह एक स्वर इस्तेमाल होने लगा। यानी स्वर गुच्छ में दो स्वरों का गुच्छा, और उसमें संकोच हुआ, संकुचन हुआ, दोनों स्वर आपस में मिल गए और शब्द बन गया अवहट में भंडारी। यानी स्वर गुच्छ में संयोग की प्रवृत्ति, संकोच की प्रवृत्ति है। अंध आर में यहां अ है, यहां बड़ा आ है, तो अ और आ मिलकर के केवल आ बन गया और शब्द बन गया अंधार। और इसी अंधार से हिंदी का शब्द अंधेरा बना, अंधकार बना, कार प्रत्यय जोड़ने से। किसी शब्द में यदि एक ही स्वर दो बार आ गया तो अवहट में उनमें से एक का लोप हो गया। जैसे धरित्री, धरित्री में त्र शब्द है और उसके स्थान पर विकसित हो गया धरती। गृहिणी के स्थान पर हो गया घरणी। यानी संयुक्त वर्णों के सरलीकरण की जो प्रवृत्ति हमको पाली और प्राकृत में दिखाई देती थी, वो हमें अवहट में भी दिखाई देती है। अनेक स्त्रीलिंग शब्दों के अंत्य आ का लोप हो गया। यानी स्त्रीलिंग शब्द ज्यादातर आकारांत होते थे, लेकिन कई शब्दों में आ का लोप हो गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है,
लेकिन उससे बनकर अवहट्ट में क्या बना? सीख। यानी जो ख है उसका सीखा नहीं बना, सीख बना, यानी आकारांत शब्दों के स्थान पर अकारांत शब्द बन गया। भिक्षा का बन गया भीख, जिसको हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। सीख भी हिंदी में है, भीख भी हिंदी में है। यानी आप देखेंगे दोस्तों कि अपभ्रंश से और भी ज्यादा अवहट्ट में आकर हम हिंदी के बहुत निकट आ गए हैं और इसी से हमारी हिंदी विकसित होगी। प्रारंभिक स्वर के दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, जैसे मित्र शब्द है उसका बन गया मीत, चंद्र शब्द है उसका बन गया चांद। तो चांद शब्द हम कितना इस्तेमाल करते हैं? चंद्रमा इस्तेमाल करते हैं, चांद इस्तेमाल करते हैं, चंद्र तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब सारे शब्दों का जो बदलाव हो रहा है अवहट्ट में आकर के, वो भाषा को धीरे धीरे हिंदी के और करीब ले जा रहा है। अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति हो गई, यानी अक्षी संस्कृत में आंख के लिए इस्तेमाल होता है, उससे आंख बना। किसमें? अवहट्ट में। मैंने आपको पहले बताया था कि अक्षी से अपभ्रंश में क्ष के स्थान पर ख की प्रवृत्ति थी, ख के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, यानी अक्षी का क्या बन गया? अक्खी। और इसी अक्खी से क्या बन गया? आंख। तो इस प्रकार से अकारण अनुनासिक शब्द नहीं था ये, लेकिन यहां आकर के अनुनासिकता आ गई अवहट्ट में आकर और शब्द बन गया आंख। इसी तरह से निद्रा, निद्रा से अनुनासिक वर्ण होकर के निंद बना, और इस निंद बनने से हम जो शब्द आज इस्तेमाल करते हैं नींद आ रही है, तो वो जो नींद शब्द है वो यहां बन गया, क्योंकि स्वरों के दीर्घीकरण की प्रवृत्ति भी अवहट्ट में है और अनुनासिकता की प्रवृत्ति भी यहां देखने को मिलती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन परिवर्तनों के कारण, इन विशेषताओं के कारण ही हिंदी का विकास हुआ। कुछ अनुनासिक स्वर निरनुनासिक हो गए, जैसे हऊं, हऊं का मतलब था मैं और उसका हो गया हऊ, यानी यहां अनुनासिकता हो रही है बिना वजह, लेकिन यहां अनुनासिकता खत्म हो रही है, और इसी हऊ से मैं शब्द हिंदी में विकसित हुआ। मई का मई हो गया और मई से भी मैं शब्द यहां विकसित हुआ। क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति भी अवहट्ट में देखने को मिलती है। जैसे हमने देखा था कि कर्म से कम हुआ पाली प्राकृत में, उसका काम बन गया हिंदी में, ये मैंने वहां पर भी आपको बता दिया था। मित्र से मित्त बना, मित्त से पाली प्राकृत में मित्त बना और हिंदी में मीत बन गया। तो इस प्रकार एक वर्ण के लोप से जो क्षति हुई शब्द को, उसको दीर्घीकरण की प्रवृत्ति से पूरा किया गया, यानी स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई। और ये खास विशेषता है जो अवहट्ट में देखने को मिलती है और हमें हिंदी भाषा के बहुत पास ले आती है। पूर्वी अवहट्ट में ड के स्थान पर ण के स्थान पर ल में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति, यानी ड और ड़ के स्थान पर ल का प्रयोग हमको अवहट्ट में देखने को मिलता है, जबकि हमने अपभ्रंश में पढ़ा था कि ल का प्रयोग बहुत कम अपभ्रंशों में देखने को मिलता है, लेकिन यहां अवहट्ट में आकर के ड और ड़ के स्थान पर ल के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे एक शब्द है पडिहार अपभ्रंश का, और उसके स्थान पर ड के स्थान पर ल हो जाता है और शब्द बन जाता है पलिहार, और इसी से पालनहार, पालना और ये सारे शब्द हिंदी में विकसित होते हैं। पश्चिमी अवहट्ट में, यानी पश्चिमी क्षेत्र में जो अवहट्ट भाषा बोली जाती थी, उसमें स ह में परिवर्तित हो जाता है, ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अभी तक महाप्राण वर्णों के ह में परिवर्तित होने की बात हमने पढ़ी थी, अब यहां पर स भी ह में परिवर्तित हो रहा है। जैसे संदेश शब्द हो गया सन्नेह, यानी ये जो स है ये ह में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार 10 का जो स है वो ह में परिवर्तित होकर दह शब्द बना। एह, ओह, जेह, केह आदि नए सर्वनाम भी यहाँ पर विकसित हुए जो अपभ्रंश से ही ग्रहण किए गए थे, लेकिन उनके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। अगला बिंदु देखते हैं। अब बारी है हमारी अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाओं को पढ़ने के बाद हम ये परख लें कि हमने इन भाषाओं की विशेषताओं को कितना अधिक अच्छी तरह से समझा है, हृदयंगम किया है। तो पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपभ्रंश का अर्थ क्या है? गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ,
मुरझाया हुआ या फिर ए और बी दोनों। तो हमने पढ़ा था कि अभ्रंश शब्द का अर्थ गिरा हुआ भी है यानी पतन भी है और बिगड़ा हुआ भी है, यानी डी ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्रंश के विकास का समय माना गया है। ए ऑप्शन है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब देखिए, आपको बहुत सोच समझ करके जवाब देना है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी ये अभ्रंश के विकास का समय है। 900 से 1100 ईस्वी ये अवहट्ट के विकास का समय है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत का समय है और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी ये किसका समय है? पाली का समय है। तो इस प्रकार आपको अपनी स्मृति में ये सारे जो तिथियां हैं, जो समय काल निर्धारण है, इसको अच्छी तरह से बिठा लेना है। अगला प्रश्न, पतंजलि ने महाभाष्य में अभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? परिष्कृत शब्दों के अर्थ में किया है, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप के अर्थ में किया है, संस्कृत शब्दों के अर्थ में किया है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में एकस्यैव बहवः अभ्रंशा ये कहा है, यानी तत्सम शब्दों के तद्भव रूपों के अर्थ में अभ्रंश शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक तत्सम शब्द के अनेक अभ्रंश शब्द होते हैं, यानी तद्भव शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसने किया? चंड ने प्राकृत लक्षणम में किया, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में किया, कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा में किया, हेमचंद्र ने प्राकृत पैंगलम में किया। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, चंड ने प्राकृत लक्षणम में सबसे पहले भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का प्रयोग किया, जबकि इससे पहले अभ्रंश शब्द का प्रयोग कौन कर चुके थे? व्याधि कर चुके थे, पतंजलि कर चुके थे, लेकिन उन्होंने भाषा के अर्थ में इनका प्रयोग नहीं किया था। भाषा के अर्थ में प्रयोग करने वाले चंड नामक विद्वान ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी ए ऑप्शन यहां सही उत्तर है। निम्नलिखित में से अभ्रंश की विशेषता नहीं है। बलात्मक स्वराघात, री का स्वर के रूप में उच्चारण, उकार बहुला भाषा और वियोगात्मकता की प्रवृत्ति, यानी बलात्मक स्वराघात भी है, उकार बहुलता भी है और वियोगात्मकता भी है। इसका मतलब क्या है? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि अभ्रंश की विशेषता री का स्वर के रूप में उच्चारण नहीं है, बल्कि री के रूप में उच्चारण है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है, अभ्रंश में कितने लिंग और कितने वचन स्वीकार किए गए? तो ये बात तो आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी, क्योंकि अभ्रंश में 2 लिंग और 2 वचन स्वीकार किए गए, यानी सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 7वां, विद्यापति ने किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा है? तो कीर्तिलता की चर्चा हमने की थी। कीर्तिलता की भाषा को उन्होंने क्या कहा है? अवहट्ट भाषा कहकर संबोधित किया है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, अवहट्ट का समय माना गया है 500 ईस्वी से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 से 1000 या 900 से 1100। तो डी ऑप्शन अभी हमने चर्चा कर ली है एक प्रश्न के अंतर्गत। तो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच का समय अवहट्ट का समय माना गया है, जबकि अवहट्ट में 14वीं शताब्दी तक रचनाएं लिखी जाती रही, लेकिन उनका उत्कर्ष काल ये है, इसलिए हम अवहट्ट का समय इसी को मानेंगे। 9वां प्रश्न, संस्कृत की किन ध्वनियों का अवहट्ट में पुनरागमन हुआ? री का, ई और ऊ का, आई और औ का, या फिर ए और ओ का? तो अभी हमने पढ़ा था, सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आई और औ ध्वनियां जो कालांतर में पाली प्राकृत में लुप्त हो गई थी, वे फिर से अवहट्ट में प्रयोग में लाई जाने लगी, यानी उनका पुनरागमन हुआ। चलिए आखिरी प्रश्न पर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवहट्ट की विशेषता नहीं है? तो संस्कृत की आई और औ ध्वनियों का लोप, री का री के रूप में उच्चारण, एक ही स्वर के 2 बार आने पर एक का लोप और दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये विशेषता अवहट्ट में है, ये भी है और ये भी है। कौन सी नहीं है? यानी आई और औ ध्वनियों का लोप की प्रवृत्ति अवहट्ट में है ही नहीं, बल्कि इन दोनों स्वरों का
पुनरागमन हुआ था अवहट में, तो यही इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, यानी भाषा के विकास का 7वां पड़ाव, 7वां सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये यात्रा जो भाषा की हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम खुद भी यात्रा कर रहे हैं, आपको बहुत रोचक लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, ज्ञानवर्धक हो रही होगी, उपयोगी भी होगी। तो अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि समय समय पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।